चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना, दैट इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब कल तक हमने जो टॉपिक्स देखे फ्यूचर वैल्यू वाले, उसमें आपकी कुछ क्वेरी, कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है? लास्ट हमने देखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो या सिंगल कैश फ्लो, फिर एक देखा एन्युटी रेगुलर, और तीसरा एन्युटी ड्यू। ये टॉपिक्स पे बात हो रही थी। अब आज जो है वो लास्ट पार्ट है, मतलब इस टॉपिक का, दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट वैल्यू। सेम ही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू में वन टाइम कैश फ्लो, और एक रहेगा एन्युटी रेगुलर, और एक रहेगा एन्युटी ड्यू। ये तीन चीजें हैं। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है, मेनली डिस्काउंटिंग कैसे होगा ना, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या है। सबसे पहले तो वन टाइम कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली वापस अपने वही फॉर्मूला पे चलने वाला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला देखा। इसमें मैंने आपको बोला कि जब हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज द मिसिंग फैक्टर पी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला को थोड़ा सा रीसेट कर सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो या डिस्काउंटिंग। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, सब कैलकुलेशन के साथ आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ है कि सपोज आज से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years आपको एक कार परचेज करनी है। ठीक है, एक कार परचेज करनी है, और कार का जो प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली आपने कुछ अमाउंट लगा लिया कि यार कम से कम 15 लाख रुपए की गाड़ी तो होगी। अभी तो नहीं खरीद ली, बट एक टाइम पे खरीदूंगा ना, तो 15 लाख रुपीज कम से कम लगेंगे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके रख देता हूँ बैंक में, ताकि 5 साल के बाद ना मुझे एग्जैक्टली 15 लाख रुपए मिल जाए और मैं कार परचेज कर सकूँ। अब मैंने बैंक में पूछा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हो। बैंक वाले बोले सर 10% पर एनम की एक बहुत बढ़िया स्कीम है, इसमें आज पैसा इन्वेस्ट कर दो, 5 साल के बाद 15 लाख रुपए आपके हो जाएंगे, कार खरीद देना। अब क्वेश्चन वही है कि आज कितने पैसे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे 5 साल के बाद इतना पैसा मिल जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, डिस्काउंटिंग। मैंने कल आपको बताया था इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग रहेगा वैसा है। अब फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। अमाउंट है 15 लाख रुपए, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई ना, आज की वैल्यू तो नहीं है, ये कब की, आफ्टर 5 years, डिवाइडेड बाई 1.10 हो जाएगी 10% के हिसाब से, और ड्यूरेशन आ जाएगा 5 साल। ठीक है, समझ आए? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा ना सॉल्विंग वाला पार्ट आपको बता देता हूं। कैलसी वाली चीजें समझ लो। सॉल्विंग कैसे करना है वो देखना। ये जो चीज है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 15 लाख रुपए इंटू 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 5। देखो सिर्फ मैथ्स है, ये लिखा और ये लिखा है, दोनों सेम है या अलग है बताओ? मैथमेटिकली दोनों सेम है। अब है ना, इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे गिनेंगे, बहुत इजी हो जाता है इसलिए बता रहा हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.1, कैलसी पे करो, देखो क्या आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, हाँ इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.9 पर साथ साथ में करते जाओ। 1 डिवाइड बाई 1.1, हाँ इक्वल टू कितना है, 0.9090 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपने फाइंड आउट किया ना, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.1, ऐसा है। हमें तो 5 तक जाना है ना। अभी आपने एक बार इक्वल टू किया तो आपको वैल्यू मिली 9091। एक बार फिर से इक्वल टू करो, सिर्फ इक्वल टू 0.826, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये जो आया ना, दिस इज 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 2। ठीक है, फिर से एक बार इक्वल टू करो, 7513। दिस इज 1.1 रेज टू 3। फिर से एक बार इक्वल टू करो, 0.630। समझ आया? फिर से एक बार इक्वल टू करो, 0.6209। बात समझ आई? ये जो वैल्यू है आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू सीधा 15 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्योंकि मैंने पूरे की वैल्यू ढूंढी है, सिर्फ डिनोमिनेटर की नहीं ढूंढी है, तो डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.6209 जो आ रहा है ना, उसमें 15 लाख मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आता है। 93138159। एक सेकेंड, नाइन थ्री वन 38159। तो 382 करके एक बार राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। आपका आंसर तो ये है, 9,31,000 आज इन्वेस्ट करके रख दो, 5 साल के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ 15 लाख रुपए बन जाएंगे। अब थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने किया क्या। इसको कुछ कितनी बार सब रटा देते हैं, ये ऐसा कर देने का, 5 बार इक्वल टू कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का। अरे कर क्या रहे हो तो बताओ, बाहर जाके भूल गया तो क्या करूंगा फिर? तो लॉजिक पे जाना है हमें, उसको याद नहीं करना है। ये सब जो मैंने फाइंड आउट किया ना, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फैक्टर्स, ये समझ लो ये एग्जैक्टली है क्या। ये जो फैक्टर है ना, इसको बोलते हैं PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर? सिंप्लीफाई कर रहा हूं। एक साल के बाद जो 1 रुपया होगा, एक साल के बाद जो 1 रुपया होगा, ये उसकी आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है पर रुपी। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर। कैसे? आज अगर इतना पैसा मैं 10% ब्याज पे इन्वेस्ट कर देता हूं, तो एक साल के बाद ये 1 रुपया बन जाएगा। और आप ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैलसी को 0 कर लो, कैलसी के ऊपर ये नंबर ले लो 0.9091, ठीक है, प्लस 10% इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दो, एक साल का ब्याज सीधा प्लस 10%। कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1 रुपया आ रहा है। वो आपने राउंड ऑफ किया तो 1-2 पैसे इधर उधर आएगा, बट इसका मतलब पता है क्या है कि आज अगर मैंने बैंक में 9091 रुपीज इन्वेस्ट किए एक साल के लिए, तो एक साल के ब्याज के साथ वो 1 रुपी हो जाएंगे। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर, आज की वैल्यू। बात समझ आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब कुछ क्लियर हुआ? अब देखो इस पे चलते हैं, 8264। ये पता है क्या है? ये 2 साल बाद जो 1 रुपया होगा, ये उसकी आज की वैल्यू है। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ 1 रुपी आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर आप आज 0.8264 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट कर देते हो फॉर 2 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट, तो ये 2 साल के बाद 1 रुपया बन जाएगा। टैली करवा देता हूं, स्क्रीन पे नंबर ले लो आपकी कैलसी में, 0.8264 प्लस 10% इंटरेस्ट ऐड करो, कितना आ रहा है? 0.909। प्लस 1 साल का और इंटरेस्ट, 2 साल की बात हो रही थी ना, तो और फिर से 10% ऐड करो, कितना आ रहा है? बोलो, 1 रुपये आया? बात समझ आई? तो देखो ये जो 8264 है ना, इसकी 2 साल के बाद वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। तो 2 साल बाद का जो 1 रुपया है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 8264, तो इसको बोलते हैं PVIF। अच्छा, इसको लिखने का एक सिंबल होता है, इसको ऐसे लिखते हैं PVIF, ब्रैकेट में लिखेंगे 10% और साथ में लिखेंगे 2। दिस इज द प्रेजेंटेशन पार्ट। मतलब ये 10% ब्याज के हिसाब से 2 साल बाद जो 1 रुपया होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। पर रुपी चल रहा है सब कुछ, 1 रुपए के रेफरेंस में गिन रहे हैं। ये वैल्यू देख लो, आपको समझ में आने लग जाएगा। 0.7513 का मतलब क्या? 3 साल के बाद जो 1 रुपया होगा, ये उसकी आज की वैल्यू। 4 साल के बाद जो 1 रुपया होगा, उसकी आज की वैल्यू। 5 साल के बाद जो 1 रुपया होगा, उसकी आज की वैल्यू। तो हमने क्या किया ना, ये जो कैलकुलेशन किया ना, ये फैक्टर हमने ये निकाल लिया कि अगर 5 साल बाद मुझे 1 रुपया चाहिए 5 साल के बाद, तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर रुपी मैंने निकाल लिया। तो आज अगर मैं 0.6209 इन्वेस्ट कर दूंगा 10% इंटरेस्ट के साथ, तो 5 साल के बाद वो 1 रुपया हो जाएगा। 10% ब्याज कंपाउंडिंग होता जाएगा। और देखो यहाँ कंपाउंडिंग हो रहा है, इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट ऐड हो ही रहा है। दिस इज कंपाउंडिंग। क्लियर हुआ? अब अगर मुझे 5 साल के बाद 15 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितने इन्वेस्ट करूं? सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई, और वो करोगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। करके देख लो, भले टैली करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा मैं इसको अगेन, हाँ, कि भाई आज मतलब 5 साल बाद मुझे 1 रुपया चाहिए, तो आज मुझे 6209 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर मुझे 5 साल बाद 15 लाख रुपए चाहिए,
तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 15 लाख इंटू 0.6209 डिवाइड बाई 1, तो आंसर वही आ जाएगा 9,31,382। तो समझ आया कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। और आपको ये भी लेके टैली करना है तो कर लो ना, आप एक काम करो, अभी स्क्रीन पे ही अमाउंट ले लो 9,31,382, एक बार स्क्रीन पे ले लो अमाउंट, साथ साथ में गिनते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। ले लिया, अब इसको आपने आज इन्वेस्ट कर दिया, उठाओगे कब, 5 साल के बाद, तो इसमें इंटरेस्ट जोड़ना शुरू करो, एक बार 10% ऐड करो, प्लस 10%, कुछ अमाउंट आया होगा, ठीक है, अमाउंट जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर फिर से एक अमाउंट ऐड करो 10%, 2 साल का ब्याज जुड़ गया, फिर से प्लस करो 10%, तीसरे साल का ब्याज जुड़ गया, फिर से प्लस करो 10%, चौथे साल का ब्याज जुड़ गया, और वापस से आखिरी बार 10% प्लस करो, 5वें साल का ब्याज जुड़ गया, कितना हो जाएगा, आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 100-200 का फर्क होगा, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ जाता है, शायद कम भी आया होगा, बट 15 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा। दिस शोज के ये हमारा आंसर सही है। क्रॉस वेरीफाई कहीं से भी हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं कि एग्जाम में सॉल्व करने के बाद सोच रहे सही किया होगा गलत किया होगा, टैली करना है, दूसरी साइड से टैली कर लो, समझ आ गया। तो डिस्काउंटिंग कैसे होता है वो आपके सामने है। तो 15 लाख रुपए डिवाइड बाई ये कर रहे थे ना, इसको ऐसे भी गिन सकते हैं। आप बोले से जरूरी ऐसे गिनना, नेसेसरी नहीं है, आप ये वाला जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो भी फॉलो कर सकते हो, और उसमें आपको फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1.1/5, वो भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लो एक बार वैल्यू 1.1/5 कितना होता है सर, वो निकालो 1.61051 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो 15 लाख डिवाइड बाई 1.61051, ये करके देख लो कितना आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है, सेम वैल्यू आएगी, बट मैं आपको ऐसे गिनवा रहा हूँ ना, उसका रीजन है, आगे जो मेथड करना है उसमें ये चीज काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही उस पर लेके जा रहा हूँ, आपको बात समझ में आ जाए, बाद में चेंज कराऊंगा तो लगेगा यार पहले तो सिंपल था अब ये कुछ अलग हो गया, मैं पहले से आपको ये चीज रिलेट करा रहा हूँ कि कैसे काम करती है, अभी आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे। बोलो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वन टाइम कैश फ्लो समझ में आया, डिस्काउंटिंग कैसे होता है, इसमें आपको कुछ लिखना है तो आप नोट करके रख सकते हो, एग्जाम्पल एक बार ये लिख के रख लो, ये वाला ये चीज कैलकुलेशन लिख लो, ये चीज आपको समझनी है तो नोट कर लो, स्टार्ट यहां से कर दो ना, ये क्वेश्चन पहले लिख लो कि एन जो है वो 5 इयर्स है, ये क्वेश्चन लिख लो पहले,
बोलो, नोट कर लिया? कुछ ऐसा नहीं समझ आया, थोड़ा अभी हेवी लगेगा, धीरे धीरे अभी क्लियर हो जाएगा। आज के सेशन के एंड तक आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बट अभी जितना बताया एक बार पता चला क्या हो रहा है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, नया सिंपल करते हैं। अभी आपको ये आइडिया लगा है कैसे करना है, तो मैं एग्जांपल ही नया ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कितना एप्लीकेबल हो पाता है। देखो, कुछ अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 25 लाख रुपीस, जो आप कलेक्ट करना चाहते हो। 25 लाख रुपए की जरूरत है, ड्यूरेशन है आफ्टर 7 ईयर्स। बैंक वाले आज की डेट में आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं 12% पर एनम। अब इस सिचुएशन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आज की डेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि 7 साल के बाद 12% ब्याज के साथ मुझे 25 लाख रुपए मिल जाए। ये क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन है, आप पिछला फॉर्मूला देख के एक बार खुद ट्राई करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर देख लेते हैं। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला तो आप जानते हो। बोलो, कुछ आंसर आया? बाकी सबका आ रहा है? देखो, कितना आ रहा है? 11,30,000। ये 1 साल के फैक्टर की गड़बड़ की है किसी ने, इसलिए आगे पीछे हो रहा है। मेरा 11,30,914 इतना वेरिएशन आ रहा है। देखो, ये है 25 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 1.12 रेज टू 7। ये आपको फैक्टर पहले सही ढूंढना है, बस, बाकी कुछ है ही नहीं। ये फैक्टर अगर कुछ आगे पीछे आया है तो गलती हुई। फैक्टर क्या आ रहा है वो गिन के बता दो। 1 डिवाइड बाई 1.12 7 बार इक्वल टू, टोटल 7 बार इक्वल टू होगा 2.2106। नहीं, 2.21 कहाँ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 डिवाइड बाई, खाली नीचे का थोड़ी गिनना है, 1 डिवाइड बाई बोल रहा हूँ, पूरा पूरा। आप लोग से डिनोमिनेटर गिन रहे हो, पूरा गिनो। 1 डिवाइड बाई 1.12 और 7 बार इक्वल टू 0.4523। सबका आ रहा है? तो इससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। कितना आ रहा है? 11,30,863। अब सही है? ठीक है, बस तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब क्लियर हो रहा है? 11,30,863, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये गिनना कैसे हुआ आपको समझ आया? ये जो फैक्टर निकाला, वापस बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? 7 साल बाद जो 1 रुपया होगा, ये उसकी आज की वैल्यू है। तो आज अगर आप 45 पैसा इन्वेस्ट करोगे
12% ब्याज के साथ 7 साल के बाद वो 1 रुपया बन जाएगी। ये इसका मतलब है, दिस इज द मीनिंग। और इसको अपने अगर नाम देंगे तो इसको बोलते हैं PVIF, और ऐसे लिखते हैं 12% इंटरेस्ट रेट और 7 साल के बाद का फैक्टर। प्रेजेंटेशन है, सिंबल है इसका। तो अगर ऐसा कुछ दिया हो और इसकी वैल्यू दी हो तो ये क्या है आपको समझ में आना चाहिए। बोलो, आई होप अब कुछ थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, बेटर देन द लास्ट क्वेश्चन, कुछ पता चला होगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बोलो, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नोट कर लिया तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर लिख लिया ना अपने क्वेश्चन तो, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं स्लाइड निकाल देता हूँ। अब बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। एन्युटी पे जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग केस, और इसके अंदर एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन है, कुछ बिजनेस का प्रपोजल है आपके पास, ठीक है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने बोला भाई पैसे लगाने हैं बिजनेस में, तो एक अपॉर्चुनिटी, एक आइडिया है। मैंने बोला भाई बता दे क्या स्कीम लेके आया है, ठीक है। तो उसने बोला जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इनिशियली, दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज नियरली 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने हैं। मैंने बोला प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, कितने साल तक ये प्रोजेक्ट से पैसे कमाएंगे? बोला 5 साल तक तो आराम से पैसे कमाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश फ्लोज कितने आएंगे? इसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, नया है आपके लिए, बट अभी ध्यान रखो कि इनफ्लो कितना आएगा, पैसे वापस कितने आएंगे, एक्सपेक्टेशन क्या है। तो एक्सपेक्टेशन में कुछ ऐसा है कि हर साल कम से कम 4 लाख रुपए का कैश इनफ्लो आएगा, इतनी कमाई होगी। अब डिसीजन लेना है कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करे या ना करे, दिस इज द क्वेश्चन। 5 साल की लाइफ है, 4-4 लाख रुपए हर साल आएंगे, 5 साल में 20 लाख रुपए आएंगे, और आज हम लगाएंगे कितने? 15 लाख। तो क्या ये फाइनेंशियली फिजिबल है? इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब देखो, 15 लाख रुपए आज लगाओगे तो 15 लाख रुपए घर पे पड़े आपके पास, या कहीं से बोरो करोगे, बैंक से लोन या ऐसा कुछ लोगे? बैंक से लोन लोगे तो बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं? इंटरेस्ट लेगा ना, 8-10%, 12% इंटरेस्ट लेगा। अगर आपके पास घर पे भी पैसे पड़े तो भी वो पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो देता ना वो रिटर्न कुछ 8-10%। तो एक कॉस्ट तो हमेशा होती है, ठीक है, कि वो पैसा मैंने आज यहाँ पे लगाया है तो इतना तो मुझे रिटर्न कम से कम निकालना है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको अपने यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। लेट दैट बी 10% पर एनम। मतलब यहाँ सिंपल रखो कि 15 लाख रुपए आपने 10% ब्याज पे बैंक से उठाए और फिर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपको डिसीजन लेना है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या ना करे। तो अप्रोच क्या है? एक अप्रोच तो ये है कि 4 लाख रुपए के हिसाब से अगर आप 5 साल का कैलकुलेशन करोगे तो 20 लाख रुपए होता है इनफ्लो। तो बोला ठीक है ना, 15 लाख के सामने 20 लाख मिल रहा है, फायदा है तो है, लगा देते हैं। पर 10% ब्याज का क्या, वो भी तो चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज चुकाने के बाद कुछ बचना चाहिए ना, तो मेहनत करने का फायदा नहीं, तो मेहनत क्यों कर रहे हो? बात समझ आ रही है? अब कैलकुलेट कैसे करें, डिसीजन कैसे ले? डिसीजन लेने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप ये 20 लाख रुपए की आज की वैल्यू निकालो। देखो टाइमिंग अलग है, ये 15 लाख आज देना है टुडे, और ये 20 लाख अगले 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, 4-4 लाख करके। तो क्या आज के 15 लाख और 5 साल बाद के 20 लाख डायरेक्ट कंपेयर हो सकते हैं? सेम है? आज के 100 रुपए और 10 साल बाद के 100 रुपए सेम होंगे? अपन ने बात स्टार्टिंग में की थी, टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये 20 लाख और ये 15 लाख आज के सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है। 15 लाख पूरा आज देना है और 4-4 लाख करके आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलेगा, तो डायरेक्ट कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। तो करना क्या पड़ेगा, इसमें से हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट पहले हटाना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको एक टाइमलाइन के साथ समझाता हूँ और क्लैरिटी आएगी। देखो हो क्या रहा है, इसी चीज को मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। 15 लाख रुपए आज मैंने इन्वेस्ट कर दिए आउटफ्लो, अब मुझे ना हर साल 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। बात यह है कि आज का 15 लाख और अगले साल का 4 लाख कंपेयर नहीं हो सकता डायरेक्ट, क्योंकि 1 साल का टाइम गैप है, और 1 साल के टाइम गैप में 1 साल के इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाता है। तो या तो मुझे इसको यहां लेके जाना पड़ेगा या फिर मुझे इसको यहां लेके आना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट में से इंटरेस्ट का पोर्शन हटा के इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे समझ आएगा। इस अमाउंट को अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना हो तो क्या ये पॉसिबल है? 1 साल बाद का 4 लाख रुपए, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? अगर ये निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। डिस्काउंटिंग रेट ये रहा 10%। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 लाख रुपए जो 1 साल बाद के होंगे उसकी आज की वैल्यू क्या होगी?
डिस्काउंटिंग करके निकाल सकते हो। सेम वही जो पिछले सब में किया, और कुछ नहीं करना है, करके देखो वैल्यू क्या आती है। बोलो। एक साल बाद के जो 4 लाख रुपए है उसकी आज की वैल्यू कितनी आफ्टर डिस्काउंटिंग? आया कुछ अमाउंट? कितना आ रहा है? 4 लाख डिवाइड बाई 1.1, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है ना, कैसे करते हैं? ए डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज टू एन, यही फॉर्मूला। ए मतलब क्या? फ्यूचर वैल्यू 4 लाख रुपए, नीचे इंटरेस्ट रेट कितना लेंगे? 10%, ड्यूरेशन कितना? 1 ईयर। ये वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। फोर डिवाइड बाई 1, 4 लाख डिवाइड बाई 1.1, सिंपल। आया? सही है। तो एक साल बाद जो 4 लाख रुपए होगा उसकी आज की वैल्यू इतनी है, 3.63 लैक्स। समझ आए? प्रेजेंट वैल्यू। अब ये कंपेयर हो सकता है सामने सामने, क्योंकि ये आज की वैल्यू है, ये भी आज की वैल्यू है, तो कंपैरिजन जो है ना सेम लेवल पे होना चाहिए। आज के 100 रुपए और एक साल बाद के 100 रुपए आप डायरेक्ट कंपेयर कैसे कर सकते हो? बीच में एक साल का इन्फ्लेशन कहाँ गया, इंटरेस्ट रेट कहाँ गया, वो कंडीशन है। अब ये वाले 4 लाख की बात करूँ तो ये भी तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये 4 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिस्काउंटिंग कितने साल से होगा? 2 साल से होगा। जैसे यहाँ पे 1 साल से किया वैसे ही 2 साल से डिस्काउंटिंग होगा। कितनी वैल्यू आ रही है? 3305। ठीक है, मैं थोड़ा वैल्यूज ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। एक सेकंड, थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज ठीक से कर देते हैं। फर्स्ट वाला आया था 3,63,636, ये आया 330578। तो यहाँ पे जो 4 लाख रुपए थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, यहाँ पे जो 4 लाख रुपए थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे भी तो 4 लाख रुपए मिले होंगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो। आपका जो लास्ट आंसर आ रहा है ना, ये जो भी लास्ट आंसर है उसको सीधा डिवाइड बाई 1.1 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। सिर्फ इक्वल टू करते जाना और कुछ नहीं करना है, बार बार इक्वल टू करते जाओगे, बार बार 1.1 से डिवाइड होता रहेगा, आंसर आ जाएगा। सीधा इसको डिवाइड बाई 1.1 कर दो तो भी आ जाएगा, अदरवाइज आप जैसे कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो। कितना आ रहा है बताओ? 3,005 आया। अब ये वाले 4 लाख फिर से इक्वल टू करना है या डिवाइड बाई 1.1 करना है। 273205 और लास्ट वाला 4 लाख, ये कितना आ रहा है? देखो करो डिवाइड बाई, हाँ 248368। ओके, तो ये सारे प्रेजेंट वैल्यूज आ गए, इन सब 4-4 लाख रुपए के। अब हमें करना है इसका टोटल, करो कितना हो रहा है? टोटल बता दो। 15, 16, 31।
15, 16, 31 सही। 15,163 ऐसे मत बोलो ना, समझ में आए वैसे बोलो। 153 हाँ चलो 15,16,312 तो पता चलता है ये आ रहा है। अब है ना, ये जो आपको 20 लाख रुपए मिले, अब मतलब समझो क्या किया आपने। ये जो 20 लाख रुपए आपको मिले ना अलग अलग टाइम पे, उसमें से आपने ब्याज का कंपोनेंट हटा दिया। ठीक है, जो आपका एक एक साल का ब्याज था ना इसमें से वो हटा दिया आपने, 10-10% ब्याज चुका दिया। उसके बाद आपके हाथ में ये बच रहा है, ये इसका मतलब है। टोटल कितना हो गया? 15,16,000। अब आप बोले सर आया तो 20 लाख रुपए था, 4-4 लाख रुपए करके, और अभी आप बोल रहे हो 15,16,000 बचा हमारे हाथ में, तो बाकी का कहाँ गया? बाकी का गया यहाँ पे, बैंक वाला ले गया 10% ब्याज। समझ आया? तो ये 20 लाख में से जो डिफरेंस का गया वो बैंक का ब्याज है 10-10% हर साल। उसको चुकाने के बाद आपके हाथ में कितना बचा? 15,16,000। आपने लगाया कितना था? 15 लाख। तो अब ये डिफरेंस निकालोगे ना तो सही कंपैरिजन होगा। आज के टर्म्स में जो आपके 20 लाख है ना, उसकी आज की वैल्यू ये है ब्याज चुकाने के बाद, और उसके सामने आज आपने लगाया इतना, तो आपका जो प्रॉफिट आया वो आ रहा है 16,312 रुपए। दिस इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट। बात समझ आई क्या हो रहा है? ठीक है, ये कंडीशन है। अब बोलो कुछ थोड़ा बहुत रिलेट हुआ हो तो, कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, कुछ पूछना हो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज है। अब हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया? ये जो है ना अमाउंट, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये आपने निकाला और फिर कंपैरिजन किया, तब जाके आपको पता चला कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ। इसके लिए भी एक नाम है, आगे बताऊंगा चैप्टर में, इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, अभी ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या किया पता चला? क्लियर है? आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो एक बार, ये ऐसा टाइमलाइन बना लो, ऐसे लिख लो, प्रेजेंटेशन पूरा नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। बोलो भाई, कुछ क्वेरी? लिख लिया, नोट किया, समझ आ रहा है कुछ? और सम्स कराऊंगा, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, तो ऐसे घबराओ मत कि यार कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, टाइम लगता है। बट एक बार जब एंड तक पूरा क्लियर होने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और भी सम्स करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। अभी और चीजें समझानी, कंप्लीटली हुआ है वो। चलो अब फिर से इस चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ दूसरा देता हूँ और इसमें कुछ फॉर्मूला भी ऐड कराऊंगा। अमाउंट में हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन आया है आपके पास वो है 10 लाख रुपए का। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 4 साल की है। जो कैश इनफ्लो आपको प्रॉमिस किया गया है वो एन्युअली 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपीज पर एनम। तो ये एन्युटी हो गया। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी लग रही है वो है 10% पर एनम। सिंपल रखते हैं, ये सिचुएशन है। हमें डिसीजन लेना है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ब्याज चुकाने के बाद कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 3 लाख रुपए के हिसाब से 4 साल मतलब 12 लाख रुपए आ रहे हैं। आपने लगाए 10 लाख, तो वैसे तो 2 लाख रुपए बच रहा है, पर 2 लाख में से बैंक वाला भी तो ब्याज ले जाएगा। तो बैंक के ब्याज के बाद अपने पास क्या बचेगा, ये मेन क्वेश्चन है, तो वो देखना है। अब इस चीज के लिए अगेन कैलकुलेशन देखते हैं। ये हटा, हाँ कैलकुलेशन देख लो कैसे करेंगे। वापस टाइमलाइन बनाते हैं। अब इसमें मैं फॉर्मूला भी ऐड कराऊंगा, टाइमलाइन से भी सॉल्व कराऊंगा, देखो आपको पता चलेगा क्या होता है। टाइमलाइन की बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसा है 0, 1, 2, 3 और 4 ईयर्स। आज आपने लगाए 10 लाख रुपए, आउटफ्लो है तो नेगेटिव, उसके सामने हर साल 3-3 लाख रुपए का सरप्लस। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम ऐसे टाइमलाइन से भी समझ सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट से भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला से भी। मैं आपको तीनों चीजें करवाऊंगा, तीनों में आंसर सेम आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली क्या होना है। इस 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, टोटल करेंगे। यही किया था अभी आपने डिस्काउंटिंग कर करके। अब क्योंकि देखो 3 लाख रुपए का कैश फ्लो हर साल आ रहा है, तो एक एक साल के गैप पे इक्वल अमाउंट आ रहा है।
अब यहाँ पे अगर ऐसा होता ना कैश फ्लो 4 साल का अलग अलग होता, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, तो फिर वो एन्यूटी नहीं रहता। ये एन्यूटी का परफेक्ट केस है क्योंकि एवरी ईयर कैश फ्लो इज इक्वल, दिस इज एन्यूटी। ये जो 3 लाख रुपए है दिस इज एन्यूटी। एन्यूटी मैंने आपको बोला था कि दो पेमेंट्स के बीच में टाइम गैप सेम होगा और दोनों पेमेंट का अमाउंट भी इक्वल होगा, जैसे ईएमआई वाला एग्जांपल लिया था। तो 3 लाख रुपीस जो है हर साल आ रहा है, देखो ये 1 2 3 4, ये क्या है, ये एन्यूटी है। दिस इज परफेक्ट एन्यूटी कैश फ्लो, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब ये प्रेजेंटेशन तो अभी अपन ने पिछले सम में भी देखा, अब इसको अपने दूसरे प्रेजेंटेशन में देखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, कि आपको प्रेजेंटेशन करना हो एग्जाम में टेबल बना के तो कैसे गिन सकते हैं वो देख लो। इसको हटा रहा रखते हैं इसको स्लाइड को, लेकिन दूसरी स्लाइड ऐड कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन को ऐसे होगा, ईयर वाइज, ईयर 1 2 3 4 कैश फ्लो जो आपका एन्यूटी के फॉर्म में है, तो कैश फ्लो आएगा 3 लाख रुपए, तो हर साल का 3 लाख रुपए फिक्स हो गया। अब सबको डिस्काउंट करना है। अब देखो पिछली स्लाइड में हमने देखा डिस्काउंटिंग, ये वाला जो 3 लाख है उसको डिस्काउंट कितने साल से करेंगे, 1 साल से। ये वाला जो 3 लाख है उसको डिस्काउंट कितने साल से करेंगे, 2 साल से। इसको करेंगे 3 साल से और इसको करेंगे 4 साल से, यही बात हुई थी। तो ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसको मुझे डिस्काउंट करना है 1 साल से, तो फॉर्मूला वाइज अपन ऐसे चलते हैं ना, 3 लाख रुपीज डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 1, यही होने वाला है डिस्काउंटिंग। तो इसको अगर फिर से मैं वैसे लिखूं जैसे मैंने पहले आपको लिखवाया, बोलो अब बातें रिलेट हो रही है? तो ये फाइंड आउट हो सकता है। ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, पीवीआईएफ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पीवीआईएफ का एक कॉलम बना दूंगा, पीवीआईएफ एट 10% पर एनम, सिंपल। तो 1 डिवाइड बाई 1.1 जो फैक्टर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.9091। बात समझ आई? अच्छा, ये जो सेकेंड वाला 3 लाख है इसको कितने साल से डिस्काउंट करना है, 2 साल से। फैक्टर भी 2 साल का चाहिए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1.1 का स्क्वायर, तो ये फैक्टर आएगा 0.8264, आप साथ में गिन सकते हो। फिर तीसरे साल का फैक्टर 0.751, ठीक है, और चौथे साल का फैक्टर 0.6830। आया समझ में, क्लियर हुआ? अब ये क्या है ये आपको पता है एग्जैक्टली आपको पता है कि ये भाई 1 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा, ये 2 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा, तो वो चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इसकी, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई, देख लो 3 लाख इंटू फैक्टर है ना, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम बोलेंगे कितना आ रहा है, 272730। फिर ये वाला गिनो, तो 47920। 225 390। 390 और लास्ट 20190। अब स्पीड आ रही है ना कैलकुलेट करने में। अब इसका कर दो टोटल, इसको भी और शॉर्टकट करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलो। Nine five zero plus 4. 950940, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी सबकी, अप्रोक्स अमाउंट होगा तो चलेगा। अच्छा, ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। तो ऐसे आंसर सिर्फ इतना पूछा जाए व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, तो यहाँ पे खत्म हो गया। बट अपन तो बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से बात कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, 10 लाख। फायदा है नुकसान है, 10 लाख रुपए लगा के अगर आज के टर्म्स में 9.5 लाख ही बच रहा है ब्याज भरने के बाद, पैसे जेब से जा रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ही नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे गिनना है पता चला। अब देखो इसको मैं आपको और कट शॉर्ट करा सकता हूँ, एक कैलकुलेटर पे ट्रिक है और एक फॉर्मूला है, और भी 2 चीजें हैं, आप कैसे भी गिन लो। देखो मैंने आपको ये टाइमलाइन समझाया, वो फ्लो चार्ट, एक ये टेबल समझा रहा हूँ, एक आपको कैलसी पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो 4 चीज में से कुछ ना कुछ तो रिलेट हो जाएगा, अपने सम बनेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसके बाद इतना इशू नहीं आता है। अब देखो कैलसी वाली शॉर्ट ट्रिक देखो, मजा उसी में आता है। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब एन्यूटी हो, इवन कैश फ्लोज। अलग अलग कैश फ्लो में तो ये करना पड़ेगा। अब मान लो 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख होता तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको एक एक मल्टीप्लाई करके ऐसे ही गिनना पड़ता, नो अदर वे। बट क्योंकि ये एन्यूटी है, अपने पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है।
देखो आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा सब पढ़ते थे स्टार्टिंग में। वो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, वो सब प्रॉपर्टीज आती थी, उसका यूज कर रहे हैं। मैं अगर ये एक एक मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ और फिर इसको प्लस कर रहा हूँ, अगर मैं इसके बदले इन सबको प्लस कर दूं और एक ही बार 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम ही बात हुई ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं कर रहे हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। अब बोले सर बात तो वही है ना, फिर ये भी तो प्लस करवाए, मेहनत तो उतनी हो रही है, स्टेप्स कम कैसे होंगे? स्टेप्स कम कैसे होंगे वो देखो आप, है ना, कैल्सी जीरो कर दो, कैल्सी जीरो कर दो, एकदम जीरो कर दो, ठीक है। अब कैल्सी के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाना, आपको एकदम इजीली कैलकुलेशन, ये पूरा लिखे बिना भी गिन सकते हो, इतना इजी हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1.1, जो स्टेप्स बोल रहा हूँ ना वही करना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। 1 डिवाइड बाई 1.1, ये किया आपने, फैक्टर आया 0.9091, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाओ, इक्वल टू कर दो, आया 8264, ये फैक्टर्स आ रहे होंगे, एक बार और इक्वल टू कर दो, आगे बढ़ जाओ 7513, एक बार और इक्वल टू करो 6830, आ गए अपने चारों फैक्टर, यहां तक आप आ चुके हो, आपकी स्क्रीन पर लास्ट में ये दिख रहा होगा। अब है ना आपके कैल्सी में एक बटन होगा जीटी, ग्रैंड टोटल, जीटी, जीटी प्रेस करो, 3.1698। ऐसा कुछ आ रहा है? ये पता है क्या आया, ये इन चारों का टोटल आ गया, ग्रैंड टोटल, जीटी का मतलब ग्रैंड टोटल, ये वैल्यू आपको मिल गई, पता चला। अब आप इसको डायरेक्टली इससे एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू आ गई होगी। अब अगर आपने ना ये सब नहीं भी लिखा होता ना, और आपको बात समझ आ रही होती, तो आप कैल्सी पे भी आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्वेश्चन देख के। कैश फ्लो CFAT 3 लाख रुपए और डिस्काउंटिंग रेट 10%, 4 साल, मैं क्या करूंगा, सीधा यही शुरू करूंगा, यहाँ से जीटी फैक्टर निकालूंगा, इनटू 3 लाख करूंगा, आंसर आ गया, खत्म। पूरा टेबल लिखने की भी जरूरत नहीं, अपना सब्जेक्टिव पेपर है, MCQ होता तो डायरेक्टली कैल्सी पे काम हो जाता। अब बात समझ आई क्या हो रहा है? तो उससे भी देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। अब आप एक एक करके मेहनत कर करके टोटल मारो, या सीधा कैल्सी पे ये टोटल निकाल के 3 लाख मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क है? शॉर्टकट में भी आंसर आ ही रहा है। तो ये कैल्सी वाली ट्रिक हो गई, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। जैसे इस फैक्टर को क्या बोल रहे थे, PVIF, ये जो टोटल वाला होता है ना जीटी फैक्टर, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। और इसमें प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे 10% फॉर 4 ईयर्स। एन्यूटी का मतलब, इसका मतलब ही हो गया है जीटी फैक्टर है, ए लिखा है ना पीछे, उससे मालूम पड़ जाता है कि जीटी फैक्टर है। नाउ देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये दोनों वैल्यूज में कुछ फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है बोलो, ये कौन सी वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू है? सब आपके सामने ही इसी में, टोटल है और ये नीचे वाली तो टोटल है, और ये वाली कौन सी है? नंबर बताओ, वैल्यू बताओ, ये कौन सी वैल्यू है? 0.6830। करेक्ट, ये जो है दिस इज 0.6830, 4th ईयर की वैल्यू, और ये जो है टोटल वैल्यू। बात समझ आई है ना? वो एक ए से फर्क पड़ जाता है, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना होता है, बस वो चीज है। जल्दी जल्दी में कुछ और लगा दिया, पूरा आंसर गलत हो गया। अब कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बोलो, क्लियर, ये समझ आ गया? तो ये आपको कैल्सी पे शॉर्ट ट्रिक बता दी, इतना पार्ट हुआ। अब फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, फॉर्मूला डायरेक्ट। अपने को फॉर्मूला की थोड़ी हैबिट भी होती है, सर फॉर्मूला दे दो, लगा लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए, तो मैं उस पर भी जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब समझाने के बाद फॉर्मूला लिखवाना इज स्टिल जस्टिफाइड, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, रट्टा अपने को मारना नहीं है बस, ठीक है? ये है फॉर्मूला। अब कल का अगर आपको लेक्चर ध्यान हो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, तो वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। पता है एक्स्ट्रा क्या है? देख लो, टैली कर लो, सिर्फ ये फैक्टर एक्स्ट्रा है कल वाले फॉर्मूला से, एग्जैक्टली ये एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा सेम है। तो वो एक फॉर्मूला अगर याद हो जाता है ना, तो यहाँ तक आना इजी रहता है, वो भी एक ट्रिक है, ऐसे समझ लो। अब ये पूरा जो है, इसके अंदर वही सम का डेटा रखेंगे ना, आपका डायरेक्ट आंसर वो 9,50,000 वाला आएगा, वो भी टैली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एन्यूटी का अमाउंट कितना था अपना 3 लाख। अच्छा ये फैक्टर में वैल्यूज रखें 1.1 रेज टू 4 -1, ये होगा 0.10, ये होगा 1.1 रेज टू 4। बोलो वैल्यू पुट कर दी। अब हमें ये ब्रैकेट पहले गिनना है। ये ब्रैकेट पहले गिनना है, शुरुआत इससे करनी पड़ेगी 1.1 रेज टू 4। आप वैल्यूज फाइंड आउट करके मुझे बताओ। ये ब्रैकेट गिन लेते हैं। 1.1 रेज टू 4 कितना हो रहा है? 1.464। ठीक है, -1 डिवाइड बाई 0.1, यही है। अब कैलसी पे आप गिन सकते हो। 1.4641 आपने गिना, -1 कर दो, डिवाइड बाई 0.1 कर दो, है ना, और डिवाइड बाई 1.4641 कर दो। लास्ट में कितना फैक्टर आ रहा है? हुआ कैलकुलेशन? बोलो क्या वैल्यू आ रही है इस पोर्शन की? नहीं बता दो आंसर। 3.1698 आ रही है? हाँ गिनो गिनो आराम से। नहीं 3.169798 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये पूरा टोटल हाँ मल्टीप्लाई करना है। आप ऊपर से स्टार्ट करो ना, 1.4641 -1, मैं बोल रहा हूँ वैसे गिनो, डिवाइड बाई 0.1, फिर से डिवाइड बाई 1.4641, बोलो आया? बोलो आ रहा? 3.169 आ रहा? आएगा, ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना, इस पूरे की वैल्यू आएगी 3.16978 जो भी आपने निकाली थी वो। अब इसको क्या करना है? 3 लाख से मल्टीप्लाई करना है ना। आ गया 950940, वही आ रहा है। अब देखो फॉर्मूला में आपने कुछ भी नया नहीं किया, अगर आपको अब समझ आया। ये आपने पहले भी किया ना, पिछली स्लाइड में भी तो ये कर रहे थे। लो 3 लाख इंटू जीटी फैक्टर, यही किया था, अभी भी आप यही कर रहे हो, 3 लाख इंटू जीटी फैक्टर। अब देखो शॉर्ट में बात बताऊं अगर, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये पता है क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये है पीवीफा, ये आप इसको बोलो जीटी फैक्टर, ये और कुछ भी नहीं है, ये जीटी फैक्टर ही है। घुमा फिरा के सब सेम है, कोई एक चीज समझ आनी चाहिए बस। ये ब्रैकेट जो आपने पूरा गिना मैन्युअली ऐसा वैल्यू रख के, ये और कुछ भी नहीं है, जीटी फैक्टर है। अब ये 1 डिवाइड बाई 1.1 4 बार इक्वल टू और जीटी करोगे तो ये ब्रैकेट का आंसर आपको मिल ही रहा है, सेम नंबर तो आ रहा है, ये रहा, टैली हो रहा है कुछ वैसा है। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ऐसा। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी, अलग अलग तरीके से देखा, स्टार्टिंग से देखते हैं। आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, घर पे आराम से देख सकते हो। पहला मेथड अपना ये टाइमलाइन प्रेजेंटेशन, उसमें भी प्रेजेंट वैल्यूज निकाली थी, टोटल वही आ रहा था 9,50,940। दूसरा प्रेजेंटेशन टेबल वाला, सेम आंसर। तीसरा कैलसी पे शॉर्टकट, सीधा जीटी फैक्टर निकालो, मल्टीप्लाई करो, बात खत्म, ठीक है। और फोर्थ प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, सब में आंसर सेम आ रहा है, हर जगह से टैली हो रहा है। अब पता चल रहा है कर क्या रहे हैं, क्लियर हो रहा है। एन्युटी रेगुलर को डिस्काउंटिंग कर करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ कंप्लीट है, इसमें हर तरीके से आंसर आ गया। अब इसमें एक माइनर सा चेंज करना है, लास्ट टॉपिक जो बचा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब उसमें इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये आपने इतना टाइम दे दिया ना, इस पे आपका एक बेस क्रिएट हो गया, उसमें से मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। मैं एग्जाम्पल ये रखता हूँ, उसमें आपको मॉडिफिकेशन समझा देता हूँ, आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से देख लो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं।
चलो यही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के हिसाब से, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू में फर्क क्या है? रेगुलर एंड ऑफ द टर्म, और ड्यू मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, यही फर्क है। अगर यही पूरा सिचुएशन एन्युटी ड्यू के हिसाब से होती तो क्या फर्क होता? फर्क ये होता कि जो 10 लाख आपने आज लगाया, उसके सामने जो 3 लाख का पहला कैश फ्लो आ रहा है ना, वो पहला कैश फ्लो यहीं आ जाता आज। बात समझ आई? तो फर्स्ट कैश फ्लो आपको यहाँ पे मिलता। बोलो बात सही है? सेकंड कैश फ्लो यहाँ पे मिलता, थर्ड कैश फ्लो यहाँ पे मिलता, फोर्थ कैश फ्लो यहाँ पे मिलता, और यहाँ कुछ नहीं। बात समझ आई? एक एक साल शिफ्ट हो गया, ये ऐसे समझ लो ना, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये इधर, ये इधर, ऐसे ही तो हुआ। इससे इस पे कोई फर्क पड़ता है? सोच के बताओ, इससे इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? आपके सामने ही है सब कुछ, फर्क पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करेंगे तो वैल्यूज में फर्क पड़ेगा ना? डेफिनेटली पड़ेगा, सेम तो आने ही नहीं वाला, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक क्यों होता? कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा ना। अब देखो, ये जो 3 लाख रुपए है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सोच के बताओ, ये 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 3 लाख। बात समझ आई? हाँ, आज के तो है 3 लाख, डिस्काउंटिंग कहाँ करोगे? आज का 1 रुपया तो आज 1 रुपया ही रहेगा ना, दिस इज अ डिफरेंस। अब ये जो 3 लाख है, इसकी आज की वैल्यू निकालनी हो तो 1 साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, इसकी आज की वैल्यू निकालनी हो तो 2 साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, इसकी निकालनी हो तो 3 साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। बात समझ आई? करना वही है, लेकिन वो एक एक साल का डिफरेंस आ गया। अब ये चीज जब अपन फॉर्मूला में या प्रेजेंटेशन में या पीवीआईएफ में कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, वो समझो। अगर मैं पीवीआईएफ की बात करूं तो मुझे बताओ, ये हो गया एन्युटी ड्यू, इफ दिस इज एन्युटी ड्यू, ब्लैक में लिख रहा हूं, तो ये 3 लाख तो 3 लाख ही रहेगा, तो आज के 1 रुपए की वैल्यू तो आज 1 रुपया ही रहेगी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ फैक्टर क्या आएगा? 1। टुडेज 1 रुपी इज 1 रुपी, उसमें डिस्काउंटिंग होगा नहीं। लेकिन ये 3 लाख जो है, ये कब मिल रहा है? आज से 1 साल के बाद, तो इसको तो डिस्काउंट करना पड़ेगा 1 साल से। अब इसको 1 साल से डिस्काउंट करोगे तो फैक्टर क्या आएगा? यही तो आएगा फैक्टर 9091, कुछ अलग थोड़ी आएगा। इस 3 लाख को 2 साल से डिस्काउंट करोगे तो फैक्टर क्या आएगा? 8264, यही फैक्टर आएगा। और यहाँ पे करोगे तो 0.75 बनते हैं। अब लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे? वही जीटी फैक्टर, इन चारों का टोटल। अब इन चारों का टोटल अगर आपको जीटी से करना है तो थोड़ा अलग तरीके से होगा। 1 डिवाइड बाई 1.1 जो आपने शुरू किया वो ठीक है, करके देखो साथ में। 1 डिवाइड बाई 1.1 किया, स्टार्टिंग से कर लो। 1 डिवाइड बाई 1.1 कितना आ रहा है? 0.9091। तो ये फैक्टर आ चुका है, ये वाला। एक बार और इक्वल टू करो 8264, एक बार और इक्वल टू करो 7513। अब जीटी कर दो 2.4868। ये तो इन तीनों का टोटल हुआ ना, 1 तो बाकी रह गया, तो अलग से करना पड़ेगा +1, क्यों बाकी 3.4868 है। अब ये आ चुका आपका पीवी फा, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3 लाख करो। 10460.5 आया? ये ऑल्टरनेट में लिख रहा हूँ, 10,46,055, और पहले वाला आंसर कितना था? 9,50,000। आया? डिफरेंस आया, ऑलमोस्ट 96,000 का डिफरेंस आया। वो आना ही था, टाइमिंग ही चेंज हो गई पूरी, प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो गई पूरी, तो डिफरेंस आना था। ये क्लियर हुआ? सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। अब ये चीज मैंने आपको ऐसे गिनवा दी, फॉर्मूला से बता, मतलब कैलसी में बता दी। अब क्या बचा? फॉर्मूला, जो लास्ट पार्ट था अपना वो ये। अब फॉर्मूला में क्या चेंज होगा वो अलग से लिख देता हूँ, मिक्सअप हो जाएगा। फॉर्मूला का बेस तो वही है अपना, एन्युटी और ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई आई, 1 प्लस आई रेज टू n। इसमें कुछ चीजें चेंज होंगी, थोड़ा रिलेट कर पाऊंगी तो अच्छा रहेगा। देखो ध्यान दो यहाँ पे, फॉर्मूला अभी ये हटा देता हूँ एक बार, नहीं उसको छोड़ दो। अभी ये फॉर्मूला देखा था एन्युटी रेगुलर का,
इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ड्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। और जो अभी आपने कैलसी पे किया ना, एग्जैक्टली उसी से बनेगा। हमने पता है अभी पिछले वाले पॉइंट में ये वाला जो डिस्काउंटिंग किया, ये देखो 4 साल का डेटा था अपना, लेकिन अपन ने डिस्काउंटिंग कितनी बार किया? 3 बार। क्योंकि एन्युटी ड्यू में हमेशा ये चीज तो रहेगी, पहला तो 1 ही रहेगा। तो अगर 4 साल का क्वेश्चन होगा तो डिस्काउंटिंग 3 बार होगा, 10 साल का क्वेश्चन होगा तो डिस्काउंटिंग 9 बार होगा, एंड देन लास्ट में 1+ हो जाएगा जो अपन ने यहाँ पे किया। बात समझ आ रही? यही चीज वहां पे फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो अगर मेरा सम का डेटा है 4 साल का, तो डिस्काउंटिंग कितनी बार होगी? 3 बार होगी, अभी अपन ने देखा। तो फॉर्मूला में भी तो वो इंपैक्ट आएगा। डिस्काउंटिंग विल बी डन 3 टाइम्स ओनली, n-1 टाइम्स। क्यों ऐसा हुआ वो बता रहा हूं। और अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ये टोटल आप करते हो तो ये क्या बनता है? जीटी फैक्टर बनता है। एन्युटी रेगुलर में जीटी फैक्टर बन रहा था, बट यहाँ ये जीटी फैक्टर नहीं बनेगा, ये +1 करना बाकी है। बात समझ आई? तो वो +1 भी तो करना पड़ेगा। अब देखो उस +1 को करना हो प्रेजेंट तो कैसे कर सकते हो बता देता हूँ। ब्रैकेट खाली थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे लिख रहा हूं, 2 ब्रैकेट कभी सेम बनते नहीं है। अब बात समझ आ रही क्या हो रहा है? ये जो है ना अपने सम के हिसाब से, ये जो पूरी टोटल वैल्यू है इस ब्रैकेट की, दिस इज 2.4868 +1 कितना हो गया? 3.4868। समझ आए? और इनटू एन्यूटी, एन्यूटी का अमाउंट कितना है अपना? 3 लाख। 3 लाख इंटू दिस आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10,46,000 जो भी आ रहा था 800 के आसपास। बात समझ आई? दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। तो किसी भी तरीके से गिन लो, काम हो गया। फॉर्मूला में क्या चेंज है वो समझ आ गया। उसके पहले कैलसी पे अपन ने जब गिना तो जो ट्रिक थी वो समझ आ गई, ये वाली +1 करना है वो पता चल गया, और टाइमलाइन में क्या चेंज है वो समझ आ गया। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो ये है एन्युटी ड्यू का इफेक्ट, हर तरीके से अपन ने गिना, सारी चीजें इसमें देखी। अब कंसेप्ट वाइज ये चीज कवर हो चुकी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अपन जितना पढ़ना था वो सारा देख लिया। अब हमें आगे जाके मॉड्यूल के सम्स प्रैक्टिस करने, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और फिर जब कैपिटल बजटिंग पे जाएंगे तो कैपिटल बजटिंग के पूरे चैप्टर का बेस ये टॉपिक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। उस चैप्टर में मेजोरिटी ये यूज होने वाला है, रेगुलर वाला, ब्लू वाला, ये वाला, ये यूज होने वाला है। तो वो चीज आपके ध्यान में रहेगी, और बार बार हर सम में कैलकुलेट होगा ना तो 2-3 सम के बाद आपकी ग्रिप आ जाएगी, फिर आप फॉर्मूला से गिनोगे तो फटाफट आंसर भी आएगा। समझ आया? ये क्लियर है? ठीक है। अब ये आपको इतना सारा ऐसे नोट नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आराम से उसमें से करके भी लिख सकते हो, या फोन में सेव रहेगी तो भी चलेगा। बट एक बार अपने हाथ से लिख लेना फॉर्मूला नो, तो थोड़ा याद हो जाएगा वैसे। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत पता चला? हाँ बोलो। जो पीवीआईएफ निकालते हैं हम लोग, कोई 1 रुपए की वैल्यू निकालते हाँ, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हाँ, और फिर जब बहुत सारे पीवीआईएफ प्लस हो जाते हैं तो उसको जीटी फैक्टर बोलते हैं, या पीवीआईएफ ए, पीवीफा बोलते हैं, ये वैसा है। ठीक है, इसको एक बार पहले सेव कर लेता हूँ। इस पे ये भी कुछ स्कैन करते हैं ना तो भी आ जाती है, वैसा भी कुछ ऑप्शन है। देखो ना, एक बार ट्राई करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ इसको। आपके फ़ोन में स्कैन करोगे ना तो ये पीडीएफ आपके फ़ोन में आ जाएगी डायरेक्टली, तो मुझे आपको भेजनी नहीं पड़ेगी। करके देखो हो रहा है क्या। आ गई? बस, तो इसको आप सेव कर लो। सेव हो रही है ना? वो इमेजेस बन गई है।
उस पर क्लिक करके सेव इमेज करोगे ना तो हो जाएगी। ठीक है, डन। तो अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। नहीं कुछ मिले तो बोल देना, पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा, वो भी अवेलेबल है। तो इसके साथ होता है पूरा चैप्टर कंप्लीट, कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब जब नेक्स्ट अपने आगे मिलेंगे तो फिर सम्स वाले पार्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल में से। ठीक है।